अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ीवर क्या होता है, फ़ीवर की टाइप्स क्या क्या हैं और फ़ीवर के काजेज़ क्या क्या हैं और लास्ट में फ़ीवर की ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फ़ीवर एक आम डिसीज़ है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं फ़ीवर होता ही रहता है। एक वायरल फ़ीवर, ऐसा फ़ीवर, बैक्टीरियल फ़ीवर, डेंगू फ़ीवर, टाइफाइड फ़ीवर। यह फ़ीवर एक आम हो गया है जो कहीं भी देखो आप अपने अतराफ़, तो फ़ीवर ही है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फ़ीवर होता क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ़ीवर एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से जनरेट होता है। ये उस वक्त होता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल या वायरस, बैक्टीरिया कोई भी जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज करती है ताकि वो जो भी फॉरेन पार्टिकल जो अंदर गया है उसको मार दे या फिर उसकी ग्रोथ को कम कर दे। इसकी वजह से टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है उसको हम फीवर कहते हैं। ये दरअसल ये अच्छा ही है, एक इंडिकेशन है कि बॉडी में कुछ इम्यून रिएक्शन या फिर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है। या फिर कभी कभार ये कोई डिसीज़ को भी इंडिकेट करती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और फ़ारेनहीट में और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक या फिर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब हम फ़ारेनहीट की बात करते हैं तो ये 98 डिग्री फ़ारेनहीट होता है नॉर्मल। ये एक दरअसल अच्छा ही है, कभी कभी इंडिकेट करता है डिसीज़ को, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको कम करना चाहिए। इसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। जब ये हद से ज़्यादा, इसमें भी कैटेगरीज हैं, लो ग्रेड फीवर, मॉडरेट फीवर और हाई ग्रेड फीवर। जब हाई ग्रेड फीवर से ज़्यादा बढ़ जाती है, 106 से 104 से 106 के आगे बढ़ जाता है फीवर, डिग्री फ़ारेनहीट के आगे बढ़ जाता है, तो इसको हम हाइपर पैरेक्सिया कहते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी काजेज़ क्या क्या हैं। इसकी काजेज़ में सबसे पहले आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो भी है, उसमें डिसीज़, उसके जो भी हार्मोन्स का इंटरेक्शंस होता है उसकी वजह से भी हम लोगों को फ़ीवर हो सकता है। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम डिसीज़, जो भी हमारे नर्वस सिस्टम के ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी डिसीज़ हैं, अगर उनमें कुछ हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन, कोई डैमेज हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमको फ़ीवर हो सकता है। फिर उसके बाद सर्जिकल ट्रॉमा में भी फ़ीवर हो सकता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन और फॉरेन प्रोटेक्शन जो होता है उसमें भी हमको फ़ीवर आता है। फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, इंजरी की वजह से भी होता है, हीट स्ट्रोक की वजह से भी होता है और कभी कभार रेडिएशन की वजह से भी फ़ीवर होता है। तो ये सब थे हमारे काजेज़, फ़ीवर होने के काजेज़। और इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये एक साइन है, अच्छा ही है, इसको बस कंट्रोल करना है और मैनेज करना है। फिर उसके बाद सबसे कॉमन काज क्या होता है हमारे, अब जब हम अपने आसपास देखते हैं तो फ़ीवर हो रहा है, तो या फिर या तो इन्फेक्शन होता है या फिर कोई फॉरेन प्रोटेक्शन की वजह से या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम फ़ीवर कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ़ीवर्स की। तो बेसिकली फ़ीवर बहुत तरह का होता है। इसमें तो हम थोड़े से बात करते हैं। एक तो कंटिन्यूस फ़ीवर, इसमें छोटा छोटा मतलब हल्का फुल्का सा फ्लक्चुएशंस होते हैं। फिर इसके बाद रेमिटेंट फ़ीवर होता है जिसमें हर दिन 2-2 डिग्री कम होता रहता है। फिर इसको इंटरमिटेंट फ़ीवर होता है सॉरी इंटरमिटेंट फ़ीवर होता है जो बढ़कर हर दिन जब बढ़ता है तो फिर नॉर्मल बैक तक हो जाता है। मतलब देखिए, अगर कोई एक फ़ीवर है, आपको 3 या 4 दिन हो रही है, तो सुबह में ज़्यादा होगी, फिर शाम तक कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मल तक आ जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर नॉर्मल तक हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फ़ीवर। फिर उसके बाद हेक्टिक फ़ीवर, इसमें क्या होता है, फ़ीवर्स अलॉन्ग विथ चिल्स होता है।
मतलब कपकपाहट होता है, कपकपी होती है इसमें फीवर्स के साथ। फिर उसके बाद इन्वर्स फीवर होता है, इसको हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं या फिर हाई फीवर भी कहते हैं। फिर उसके बाद रिलैप्सिंग फीवर होता है, इसमें बोन्स के साथ बोन्स पे पेन होता है, फीवर होता है अलॉन्ग विथ पेन इन द बोन्स होता है। फिर उसके बाद सब नॉर्मल से कम होता रहता है इसमें। फिर क्रिसिस फीवर आता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत सारी डिसीज़ेस की वजह से होता है, जैसे मैंने कॉजेस में बताया, एंडोक्राइन सिस्टम डिसीज़ की वजह से बुखार आता है, नर्वस सिस्टम डिसीज़ की वजह से भी बुखार आता है। तो ये इन सब की वजह से जब फीवर आता है तो इसे हम क्रिसिस फीवर भी कहते हैं। फिर उसके बाद लाइसिस फीवर होता है, अगर लाइसिस फीवर हो गया तो ये ऑर्गन डैमेज भी कर सकता है। फिर उसके बाद रेगर फीवर होता है, इसमें चिल्स होते हैं, कपकपाहट होती है बहुत, और वाइब्रेशंस भी होते हैं, और उसके साथ अल्टरनेट फीवर भी हो सकते हैं, अल्टरनेट डेज भी हो सकते हैं। ये हम मलेरिया के केस में देख सकते हैं। फिर उसके बाद और कॉमन उसके कैटेगरीज हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर और मॉडरेट ग्रेड फीवर। इसमें लो ग्रेड में ऐसे ही बदन गर्म हो जाना, हरारत लगना, ऐसा होता है। फिर उसके बाद आप इसमें पैरासीटामॉल या फिर डोलो दे के इसको ख़त्म कर सकते हैं। और मॉडरेट होता है जो लो ग्रेड फीवर से ज़्यादा होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और हाई ग्रेड फीवर में मॉडरेट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम ट्रीट और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जब हमको इस सबसे पहले अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि उसका काज क्या है। बग़ैर के काज जाने आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, और वो ट्रीटमेंट कामयाब भी नहीं हो सकता जो आप बग़ैर काज के या फिर बग़ैर रीज़न के देखे हुए ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है ट्रीटमेंट देने से पहले कि आखिर इसका रीज़न क्या है, ये किस वजह से हुआ है। तो ये थे हमारे टाइप्स और उसके काजस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, अगर आप ट्रीट कर रहे हैं फीवर का तो आपको उसके काजस या फिर उसके रीज़न्स पता होना चाहिए कि आपको किस वजह से हो रही है, आपको किस वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है या फिर आपको किस वजह से फीवर आया है। उसके बहुत सारे काजेस मैंने बताए हैं, और आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन कौन से काजेस में क्या क्या हो रहा है। जैसे आपको हिस्ट्री टेकिंग लेना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है, इन्वेस्टिगेशन से, ये टोटल ओवरऑल हमारा डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस करना है। अब बात करते हैं अगर आप डायग्नोसिस के बगैर किसी को ट्रीट कर रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग द ट्रीटमेंट विथआउट एनी डायग्नोसिस, तो आप कैसे दे सकते हैं इसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बग़ैर किसी को डायग्नोस किए हुए ऐसे कॉमन आप ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले फेमस और सेफ़ है वो डोलो है, जिसका साल्ट नेम है पैरासीटामॉल। ये सुबह और शाम 2 वक्त दे सकते हैं और 2 दिन के लिए दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको फ़ीवर है और साथ ही साथ पेन भी है तो इसमें निमोसलाइड दे सकते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। सुबह और शाम दोनों दे सकते हैं। फिर उसके बाद पैरासीटामॉल दे सकते हैं जो 500 mg में अवेलेबल होता है, ये भी सुबह और शाम दे सकते हैं अगर आप डायग्नोसिस के बगैर दे रहे हैं तो फीवर को कम करने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, आपको कुछ सिम्टम्स भी उसके साथ दिख रहे हैं, तो चलिए आप उस केसेस में हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। अगर आपको फ़ीवर है, फ़ीवर के साथ रनी नोज़ है और कफ़ है, कॉमनली CCF, कोल्ड कफ़ एंड फीवर हो रहा है, तो उस केसेस में आपको ये अगर आपको पता चल गया है कि वायरल और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आप ये सब दे सकते हैं। साल्विन कोल्ड जो कि काफ़ी ब्रांड और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, जिसमें साल्ट कंपोजिशन होता है, पैरासीटामॉल होता है, फिनाइलेफ्रेन होता है और फेनेरामाइन, क्लोरामफेनेरामाइन होता है। और इसके अलावा आप लीवोसिट्रिजिन जो कि एंटी एलर्जिक है और उसके साथ आप कालपल भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता चल गया है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से आप उसके एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक हुआ, एंटीबैक्टीरियल हुआ, एंटीवायरल हुआ, एंटी प्रोटोजोल हुआ, आप ये सब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली बात हम ये बात करते हैं कि अगर आपको फ़ीवर है उसके साथ आपको वॉमिटिंग भी हो रहा है और आपको लूज़ मोशंस भी हो रहे हैं,
तो अगर ये 3 चीज़ें या फिर फीवर के साथ ये 2 सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कंडीशन है। तो इसमें हम टैबलेट डोलो दे सकते हैं जो कि पैरासीटामॉल है। फिर उसके बाद डॉम्स्टैल दे सकते हैं जिसमें डॉमपेरिडान होता है, एक एंटी एमेटिक ड्रग है जो कि 100 mg में अवेलेबल है। फिर उसके बाद पेरिसेट MD दे सकते हैं जिसमें ऑन्डनसेट्रॉन होता है। फिर टैबलेट जेनफ्लॉक्स भी दे सकते हैं, ओजेड जेनफ्लॉक्स OZ भी दे सकते हैं जिसमें ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल रहता है। फिर अगर आप देख रहे हैं कि फ़ीवर में डिहाइड्रेशन तो होता ही है, फ़ीवर में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी कम हो जाता है, इसकी वजह से आप डिहाइड्रेट फील करते हो खुद को। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 लीटर पानी में ऐड करके देना है आपको पेशेंट को, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया कि फ़ीवर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद काजेस क्या क्या हैं, और उसके बाद लास्ट में ट्रीटमेंट किस तरह से, अगर आप डायग्नोस करके दे रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन दे सकते हो, अगर आप बिना डायग्नोस किए दे रहे हो तो कौन कौन सी दे सकते हैं। अगर आपको फ़ीवर के साथ कोई और सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप कौन सी ड्रग, कौन से टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हो, ये हमने बात कर लिया। तो ये था हमारे इस वीडियो का कंक्लूजन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।